हाय दोस्तों, चलिए एक बार हम फिर स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। हम हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्रामर, ये सब टॉपिक लेकर चलते हैं। आप चाहे जो भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो या तो फिर कोई कंपटीशन की, किसी भी कंपटीशन का ले लें, तो वह हिंदी आजकल तो सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी आप पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे उसको हमने शुरू किया है। आप अगर इसके पहले नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि बेसिक से हम लेकर चलते हैं। जब हम बेसिक समझ लेते हैं तो हमें आगे दिक्कत नहीं होती। इसीलिए हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो हमने पहले तो शुरू किया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बारे में किस विद्वान ने सबसे पहले अपनी रचना की, इसके इतिहास को किसने लिखा, फिर उसके बाद कई विद्वान आ जाते हैं उसमें, तो हमने पूरा विस्तार से बताया कितने महत्वपूर्ण विद्वान हैं। फिर इसके बाद आता है इसका काल विभाजन यानी समय कब से कब तक माना जा रहा है, तो उसके बारे में हमने देखा किसने सर्वप्रथम काल विभाजन किया, किसका सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन है, उसको देखा। फिर हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। अब काल विभाजन हो गया, पुस्तकें आ गई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो इसी के बारे में आज चर्चा का विषय रहेगा हमारा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का मतलब हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है। अब इतने कवि हमने दे दिया है, 7 कवि आ गए हैं, तो इसमें भी विवाद है। हमने इसके पहले भी बताया है कि आजकल सबसे विवादित काल रहा है। तो इसमें देखिए हिंदी का प्रथम कवि भी मानने में कितना विवाद चल रहा है। तो सबसे पहले सरहपा आते हैं। इनका समय था 769 ईस्वी। अब इनको किसने सर्वप्रथम कवि माना? आचार्य, क्या एक घुमक्कड़ शास्त्र के प्रसिद्ध कवि राहुल सांकृत्यायन, इनका एक घुमक्कड़ शास्त्र है जो हमेशा भ्रमण पर रहते थे, उसी बारे में इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र का कवि भी कहा जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम राहुल सरहपाद यानी कहले सरहपा को प्रथम कवि माना। फिर आ जाएंगे अब्दुल रहमान को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर तीसरे पुण्य पुष्प, इसको मिश्र बंधु ने माना। इनके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। जॉर्ज ग्रियर्सन इन्होंने पुण्य पुष्प को प्रथम कवि माना। फिर मुंज आ जाते हैं, तिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन दोनों ने प्रथम कवि माना। फिर स्वयंभू को किसने माना? तो राम कुमार वर्मा। फिर विद्यापति को किसने माना? बच्चन सिंह ने विद्यापति को प्रथम कवि माना। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त। इन सब का पहली बार नाम नहीं सुन रहे हैं,
इसके पहले भी हमने पढ़ाया है, उसको आप जरूर देखिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इन सभी विद्वानों ने अपने विचार से सभी को प्रथम कवि माना। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद ने माना, पुंड्यापुष्प को मिश्रबंध और जारी ग्रियर्सन इन्होंने माना, मुंज को रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा, विद्यापति को बच्चन सिंह और शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें प्रश्न उठता है कि वास्तव में हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो यही विवाद है, लेकिन जो सर्वमान्य मत से माना गया है वह है सरहपाद। इन्हें सरहपाद भी कहते हैं, सरहपा कह ले या सरहपाद। तो सर्व सम्मत से इन्हें ही प्रथम कवि माना। इनका समय 769 ईस्वी है। यहाँ देखें, एक प्रश्न हमेशा आता है कि ये सब कवि क्या थे। ये जो है ये अपभ्रंश के कवि लगभग हैं, यानी अधिकांश अपभ्रंश के कवि हैं। अपभ्रंश। अभी हिंदी का विकास नहीं हुआ है। अब इसमें देख लें हिंदी कैसे कैसे विकास हुआ। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको जरूर देखिए भाषा का। देखिए पहले संस्कृत हमारी आई, संस्कृत में वैदिक है और उस तरह है, तो संस्कृत, फिर इसके बाद पाली, पाली भाषा, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, इसके बाद अवहट्ट आई, अवहट्ट, फिर हमारी हिंदी आई। इसका विकास क्रम देखिए, कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इसके बाद हिंदी आई। अवहट्ट का यहाँ नाम पूछा जाता है तो किसने नाम दिया था? भोला शंकर व्यास। शंकर व्यास, इन्होंने अवहट्ट, खड़ी हिंदी को अवहट्ट भाषा कहा। अपभ्रंश का ये सब है, सरहपा अपभ्रंश के कवि हैं, अब्दुल रहमान भी अपभ्रंश के, ये सब क्या है? अपभ्रंश के कवि हैं। पाली, प्राकृत, पाली जो है यह बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राकृत जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। इस तरह से ये हिंदी का विकास होते हुए, संस्कृत आप जानते हैं, रामायण महाभारत जो भी लिखे गए हैं ये संस्कृत में है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। क्या कहा? पुरानी हिंदी या उत्तर हिंदी कह लें या उत्तर अपभ्रंश कह लें, तो इसी को इन्होंने पुरानी हिंदी कहा, ये नाम दिया। कभी पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल का एक कथन है कि जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से ही अपभ्रंश का बोध होता है। अपभ्रंश में जो रचनाएं हो रही थी दोहा में हो रही थी, दोहा छंद में, तो इसीलिए शुक्ल ने इसे दोहा या दूहा कहा। अब प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम अपभ्रंश का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बल्लभी के राजा, बल्लभी कहाँ है? गुजरात, गुजरात में बल्लभी, इसे बल्लभी कहते थे। यहाँ के जो राजा थे धारसेन, धारसेन पहले जो राजा महाराजा थे तो वे शिलालेख लिखवाते थे। जैसे हम देखेंगे अशोक के समय में कई शिलालेख मिले हैं, तो उसी तरह गुजरात के जो बल्लभी है तो वहाँ के राजा जो धारसेन थे तो उनके शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि इनके पिता गुहसेन
गुहसेन जो थे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, क्या संस्कृत, प्राकृत, और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया जाता है। तो शुक्ल ने कहा कि सर्वप्रथम गुजरात यानी वल्लभी में जो राजा थे धारसेन, उनके पिता गुहसेन के जो धारसेन के शिलालेख थे उसी में उल्लेख मिलता कि इनके पिता जो थे संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश के कवि हैं। सर्वप्रथम वही उल्लेख मिलता है। तो हमने देखा किसने सर्वप्रथम कवि माना, अपभ्रंश का विकास कैसे हुआ, ये विकास क्रम जरूर याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आता है। तो चलिए आप पढ़ते रहिए। जय।